हाँ जी। स्वागत है आपका स्प्रिंग वुड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान पीएसआई पेपर। राजस्थान जीके का पेपर है। राजस्थान जीके में हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आभूषण गले में पहने जाने वाले आभूषण में सम्मिलित नहीं है। सबसे पहली बात याद रखनी है कि कौन से आभूषण है जो गले में नहीं पहने जाते। अच्छा, सबसे पहले एक आभूषण है पत्ता, गले में पहना जाता है। दूसरा आभूषण है, उसका नाम है जुगनी, गले में पहना जाता है। तीसरा आभूषण है चांद। और एक आभूषण होता है महिलाओं का, उसका नाम है रखड़ी। और इसके जैसा जैसा एक आभूषण होता है, उसका नाम है बोर या बोरला। मुस्लिम महिलाओं द्वारा जो रखड़ी के जैसा आभूषण पहना जाता है, उस आभूषण को कहते हैं चांद। और रखड़ी पहनी जाती है सिर में, इसलिए ये वाला नहीं। फिर उसके बाद में अगला जो है, उसका नाम है सावली। कमर पट्टा होता है, कमर पट्टा, कमर पट्टे के जैसा जो आभूषण होता है उसको कहते हैं सावली, इसलिए ये भी गलत बात है। अणवट, महिलाओं द्वारा पैर की अंगुलियों के अंदर जो आभूषण पहना जाता है उसका नाम है अणवट। तो आंसर हो जाएगा आपका सी डी ई, 4 नंबर। आगे चला, क्वेश्चन नंबर 2। सेलिया है पुरुषों का कानों में पहना जाने वाला आभूषण, गलत बात है, नहीं है। ठोस सोने का बना हुआ पुरुषों के कान का आभूषण, यह भी गलत बात है। पुरुष के गले का आभूषण, यह भी गलत बात है। पुरुषों द्वारा पोशाक पर दाएं और बाएं कंधे पर लटकाते हुए पहना जाने वाला आभूषण, बिल्कुल सही बात है। ये जो पोशाक पहनी है, फिर उसके बाद में इस साइड में, थोड़ा इस साइड में जो लटकते हुए आभूषण होता है उसको अपने कहते हैं सेलिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए। प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, संबंधित क्षेत्र है इनका। सबसे पहले व्यक्तित्व है, उनका नाम है अनवर खान, जैसलमेर के है और मांगणियार गायकी से संबंधित है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है भारत सरकार ने। एक तो बात है। फिर उसके बाद में अगले जो है, उनका नाम है नवनीत दास वैष्णव और ये स्वतंत्रता सेनानी है। अच्छा, इन्होंने गीत भी लिखे, किसानों को और वगैरह को जो है ना, वो जो ना संबोधित भी किया, उनको जागृत भी किया। एक गीत भी है ना, जागो रे कृष्णा, अंग्रेजों के खिलाफ लिखने के लिए। फिर उसके बाद में अगला जो है, उसका नाम है मंगत बादल, साहित्यकार है, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया हुआ है। फिर उसके बाद में गजानन वर्मा, ये राजस्थानी लोक शैली के कवि और गीतकार है। इन्होंने खूब सारे गीत, 12 मासा, चौमासा वगैरह ऐसा कुछ लिख रखे। तो आंसर हो जाएगा इसका 4, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 2 और 1, आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट है, किस व्यक्तित्व से संबंधित है उसकी बात की जा रही है। ये उग्र क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे, ठीक बात है। इसका मतलब माणिक्यलाल वर्मा तो नहीं हो सकते, मदन लाल खेतान भी नहीं हो सकते। फिर उसके बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया इन्होंने अजमेर। इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया, प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया इन्होंने जयपुर में। इन्होंने राजस्थान समाजवादी पार्टी की स्थापना की, ठीक बात है। भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, बिल्कुल ठीक बात है। ये वास्तव में जो है, उनका नाम है चंद्रशेखर पाराशर। 1947 से पहले ये व्यक्ति जो है वो 7 बार लगातार जेल गए थे। ऐसे क्रांतिकारी, उनका नाम क्या है? चंद्रशेखर पाराशर। अगला, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले, जालंधर नाथ की तपोभूमि निवाई नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, बिल्कुल सही बात है। नाथ संप्रदाय पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि सब जालंधर नाथ हो गए, मत्स्येंद्र नाथ हो गए, गोरखनाथ हो गए, ये सब के सब नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है। और इनका जो मेन एक सेंटर है निवई, जो कि नाथ संप्रदाय का केंद्र है। खटखड़ महादेव का मंदिर बूंदी में अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है। डीग के जल महलों का निर्माण बदन सिंह के शासनकाल में हुआ, यह भी सही बात है। मूल सागर सरोवर, मूल सागर सरोवर जो है वो वास्तव में है जैसलमेर। मूल सागर और गड़ीसर, ये दोनों ही जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है। अच्छा, सबसे पहले दाहिर सेन का स्मारक अजमेर के अंदर, बिल्कुल सही बात है। दाहिर सिंध का राजा था जिसने मोहम्मद बिन कासिम से टक्कर ली थी, मुकाबला किया था, उस व्यक्ति का स्मारक बना हुआ है अजमेर के अंदर। जयप्रनाथ महादेव का मंदिर कोटा में स्थित है। जैन आचार्य शांति सुरीश्वर का मंदिर माउंट आबू में नहीं है, यह मंदिर वास्तव में स्थित है जालोर में। अच्छा, कल्कि अवतार का मंदिर सबला गांव, बिल्कुल सही बात है। सबला के अंदर संत मावजी जो है उनका मंदिर बना हुआ है। संत मावजी को कल्कि का अवतार या भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि माना जाता है, इसलिए यह कल्कि अवतार का मंदिर। पूछा हुआ है सुमेलित कौन सा है आपका, ए, बी और डी। ए, बी और डी, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत पनराज जी की स्मृति में जैसलमेर के पनराजसर गांव में वर्ष में 2 बार मेला आयोजित होता है, बिल्कुल सही बात है। गायों की रक्षा करते हुए या गायों की रक्षा के लिए काम आ गए थे ये।
जसनाती संप्रदाय के अनुयायी गले के अंदर काली ऊन का धागा पहनते हैं, बिल्कुल सही बात है, काली ऊन का धागा पहनते हैं। मोर का पंख जो है उसको पवित्र माना जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है अपने कहते हैं जाल वृक्ष है उसको पवित्र माना जाता है, और जिसके अंदर 3 गांठें होती है, यह भी बात सही है। कल्ला जी को 4 हाथों और 2 सिर वाले लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है, यह भी सही बात है। असत्य कथन पूछा हुआ है, इनमें से एक भी असत्य नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं। रामस्नेही संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संप्रदाय के संत गुलाबी रंग की चादर, बिल्कुल सही बात है। यह मूर्ति पूजा, गलत बात है, मूर्ति पूजा नहीं करते। चैत्र माह में आयोजित फूल डोल उत्सव इस संप्रदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है, बिल्कुल सही बात है। असत्य कथन पूछा है, इसका असत्य कथन हो जाएगा केवल और केवल बी। थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। 2 संप्रदाय राजस्थान के अंदर, पहला जो संप्रदाय उसका नाम है रामस्नेही। रामस्नेही संप्रदाय जो है वो मूर्ति पूजा का विरोधी है, निर्गुण निराकार ब्रह्म को पूजता है। दूसरा एक संप्रदाय उसका नाम है रामानंदी, जो भगवान श्री राम के सगुण रूप की पूजा करता है, रसिक नायक के रूप में पूजा करता है, इसलिए उसको कहते हैं रसिक संप्रदाय। अच्छा, रामानंदी संप्रदाय के मेन संत जो है उनका नाम है कृष्णदास जी पैहारी। इनका जो मेन सेंटर है वो है गलता जी। इनके एक शिष्य है, उनका नाम है अग्रदास जी, और अग्रदास जी ने अपना एक सेंटर स्थापित किया, वो है रेवासा सीकर के अंदर। ठीक है। फिर रामस्नेही संप्रदाय के 4 प्रमुख सेंटर हैं, उसमें से सबसे पहला जो है वो शाहपुरा, जिसके संस्थापक है उनका नाम है रामचरण जी। दूसरा रैण, जिसके संस्थापक दरियाव जी। तीसरा सेंथल, जिसके संस्थापक हरिराम दास जी। चौथा ठेडापा, जिसके संस्थापक रामदास जी। ये बात है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ताम्रपत्र है, आहड़ ताम्रपत्र, जिससे जानकारी मिलती है गुजरात के सोलंकी राजाओं की वंशावली, बिल्कुल सही बात है। खैरोदा ताम्रपत्र, बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन, गलत बात है। खैरोदा के अंदर वास्तव में जानकारी जिसके बारे में मिलती है उसका नाम है मेवाड़ का राजा राणा कुंभा। राणा कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। और ये राणा कुंभा के बारे में क्या जानकारी मिलती है? अपने कहते हैं कि साहब इसके अंदर वास्तव में एकलिंग जी के अंदर भूमिदान वगैरह जो कुछ दिया, ऐसा कुछ किया, उसकी जानकारी मिलती है। एक तो ही आंसर तो जाएगा 2 नंबर। चीकली के अंदर किसानों से वसूली जाने वाली विधिवत लाग बाग की जानकारी है, सही बात है। पूर्व ताम्रपत्र में हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जोहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी, बिल्कुल सही बात है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, सुमेलित कीजिए। एक तरफ साहित्य है, एक तरफ साहित्यकार। साहित्य जो है उसके अंदर सबसे पहले है राजविनोद, और राजविनोद किताब के लेखक जो है उनका नाम है भट्ट सदाशिव। बीकानेर का राजा एक, उसका नाम है कल्याणमल, कल्याणमल के दरबारी कवि है। इसके अंदर पाक शास्त्र की जानकारी मिलती है, कुकिंग की जानकारी मिलती है, और पाक शास्त्र में एक व्यंजन की जानकारी मिलती है, उसका नाम है लापसी। लापसी की जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में अगली जो किताब है उसका नाम है अमरसार। लिखने वाले जो है उनका नाम है पंडित जीवधर। अमरसार और अमर रासो भी कहते हैं इसको। इसके बारे में अमर सिंह मेवाड़ के और उसके अलावा जो है महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी मिलती है। अजितोदय किताब लिखने वाले व्यक्ति का नाम है जगजीवन भट्ट। जगजीवन भट्ट ने एक तो अजितोदय लिखी, एक अभ्योदय लिखी। फिर उसके बाद में करमचंद वंशोत्क्रमण काव्यकम, और ये लिखने वाला जो व्यक्ति उसका नाम है जयसोम। आंसर हो जाएगा आपका 3, 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 4 और उसके बाद में 1, 3 नंबर। अगला चलता है। कथन 1, कुंभलगढ़ शिलालेख में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, बिल्कुल सही बात है। जत्र सिंह की पत्नी जित्तल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, यह भी सही बात है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चयन कीजिए। इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक लिखी हुई, रचयिता लिखा हुआ। सबसे पहली पुस्तक है उसका नाम है मंत्र राज प्रकाश, हरिदास जी ने लिखी थी, सही बात है। हरिपुरुष जी की वाणी भी एक किताब है इनकी। सुंदर विलास संत सुंदरदास जी ने लिखी थी, ठीक बात है। प्रेम तत्व निरूपण कृष्णदास जी पैहारी ने लिखी थी, सही बात है। जुगलमान चरित संत कृष्णदास जी पैहारी ने लिखी थी, संत दरियाव जी ने नहीं लिखी थी, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर। आगे चलता है। तेजाजी का संबंध निम्नलिखित में से किन किन स्थानों से है? सबसे पहले सुरसुरा, बिल्कुल सही बात है, अजमेर के अंदर जगह है। ब्यावर है ही है, सेंद्रिया है वैसे ब्यावर के अंदर। भावता अजमेर के अंदर है। परबसर डीडवाना के अंदर है। इसके अलावा पणेर अजमेर के अंदर है। अच्छा, इसके अलावा खरनाल नागौर के अंदर है, जहां पे तेजाजी का जन्म स्थान है। बासी दुगारी, वहां पे भी तेजाजी का एक मंदिर बना हुआ है। ये पूरे के पूरे स्थल जो है वो तेजाजी से रिलेटेड है, इसलिए आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे चलता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से अनुयायी संत रामदास जी से संबंधित नहीं है? देखो, रामदास जी
से संबंधित नहीं है, उनमें से पहला जो है उसका नाम है नागा, उत्तरादे, खाकी, विरक्त और खालसा। ये पांचों ही जो है ना वो दादू दयाल जी के हैं या फिर दादू पंथी की शाखा है, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। परमहंस, प्रवृत्ति, गृहस्थी, एक जो है ना वो होता है निहंग, एक होता है विदेह, ये जो है वो सब के सब अपने कहते हैं रामदास जी के, इसलिए इसमें आंसर पूछा हुआ क्या है, कौन सा नहीं है, आंसर हो जाएगा ए और सी, 2 नंबर। आगे चलते हैं। इनका जन्म 16वीं शताब्दी में सिक्कर जिले के ठिकरिया गांव में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। बड़ा गांव जो है वो खंडेला है, या उपखंड वगैरह जो है वो खंडेला है। इनके गुरु का नाम हरि व्यास देवाचार्य, बिल्कुल सही बात है। इस्लामाबाद में अखिल भारतीय निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। और इस संत का नाम है परशुराम जी। पढ़ते हैं हम, परशुराम जी का जन्म खंडेला में हुआ था। इस्लामाबाद के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की पीठ के संस्थापक है। इस्लामाबाद के अंदर मेला लगता है राधाष्टमी के दिन। ये राधा जी को कृष्ण भगवान की पत्नी मानते हैं, कृष्ण भगवान और राधा जी की पूजा करते हैं। ये संप्रदाय, और इस संप्रदाय के जो संस्थापक है उनका जन्म शेखावटी में हुआ, इसलिए इस संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो शेखावटी में। ठीक है, अगला। राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। मेला है, तिथि है, आयोजन स्थल। सबसे पहले मेला है महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा, सही बात है। करौली के चंदन गांव में, यह भी सही बात है। तो ए जो है वो तो हो गया आपका सही। बी, मलिनाथ जी का मेला कार्तिक मास, गलत बात है। मलिनाथ जी का मेला वास्तव में लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से लेके चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है मेला। बाड़मेर, पुराने वाला जिला बाड़मेर है, नया वाला जिला बालोतरा है, लूणी नदी के किनारे है। एक गांव है, उस गांव का नाम है तिलवाड़ा, वहां पे यह मेला पड़ता है। फिर उसके बाद में मात्र कुंडलिनी का मेला, यह मेला भरता है वास्तव में कार्तिक मास में, और जहां पे भरता है उस जगह का नाम है राशमी चित्तौड़। फिर उसके बाद में बाबू महाराज का मेला, यह मेला भरता है वास्तव में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, और धौलपुर के अंदर भरता है बाड़ी में। बाबू का और बाबा रामदेव जी का मेला भी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को है, दोनों एक ही दिन होते हैं। कितने युग्म सुमेलित है, केवल एक सुमेलित है, इसलिए आंसर हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित त्योहारों को हिंदू कैलेंडर के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। हिंदू कैलेंडर, जिसको कि विक्रमी संवत कहा जाता है, चंद्र आधारित कैलेंडर है। इसकी शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से, या चैत्र शुक्ल पक्ष एकम से, चैत्र से लेकर। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सा त्योहार कब आता है। बूढ़ी तीज आती है आपके भाद्रपद महीने में, भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया। बूढ़ी तीज, कजली तीज, बूंदी तीज, सातुड़ी तीज, ये पूरे के पूरे। निर्जला एकादशी आती है आपके ज्येष्ठ महीने में। महाशिवरात्रि आती है आपकी फाल्गुन महीने में। पड़वा ढोक आती है आपके आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। अब देखो देखिए भाई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ज्येष्ठ भी आना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या आना चाहिए, भाद्रपद, भाद्रपद के बाद में आश्विन, और सबसे अंत में आंसर हो जाएगा आपका बी ए सी डी, 2 नंबर। आगे देखते हैं। पीपली, रतन राणो, मूमल, घुघरी, केवड़ा, ये सब के सब गीत जो है वो क्या है, मरु प्रषेद के या फिर पश्चिमी राजस्थान में गाए जाने वाले, ऊंची आवाज में गाए जाने वाले गीत है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पहला स्टेटमेंट है, मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य। ठीक है, होली के अवसर पर, होली के दूसरे दिन से अगले 15 दिनों तक पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक बात है। ढोल, बांकिया, थाली, वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। ठीक बात है। यह जो नृत्य है, इस नृत्य का नाम है गैर। देखो, ढोल तो नृत्य जो है ना विवाह आदि के अवसर पर जालोर क्षेत्र में थाकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है। थाकना, भील, माली, ढोली और सरगरा जाति द्वारा। चंग नृत्य जो है वो होली के अवसर पे शेखावाटी में किया जाता है। बम नृत्य है, भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। गैर नृत्य मेवाड़ और मारवाड़ में, और मारवाड़ का मेन सेंटर बालोतरा के पास में गांव है, उस गांव का नाम है कनाना। इस समय पुरुष जो है वो एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते हैं जिसको कहा जाता है ओंगी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अवनद वाद्य यंत्र के उदाहरण है। देखो, वाद्य यंत्र अपने 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तत्व, ऐसे वाद्य यंत्र जिनको तार होते हैं, इन तारों को हाथ की अंगूठी या अंगुले या फिर गज के सहयोग से बजाया जाता है, पहली बात। दूसरा, सुशिर वाद्य यंत्र,
जो कि धातु या लकड़ी का बना हुआ है, जिसके अंदर फूंक मारी जाती है और फूंक मार के उसके बाद में आवाज निकाली जाती है। चौथा, ऐसा वाद्य यंत्र जो कि लकड़ी, लोहा या धातु का बना है, उसको चमड़े से मढ़ा जाता है, उसके ऊपर आघात करके बजाया जाता है। फिर अगला जो है वो होता है आपका घन वाद्य यंत्र, जो कि धातु या लकड़ी का बना है, जिसको आपस में टकरा के बजाया जाता है। ठीक है, चलो अब अपने देखते हैं, देखिए कौन कौन से निम्नलिखित में से कौन सा अवनद वाद्य यंत्र के उदाहरण है। सबसे पहले अवनत, मैंने बता दिया आपको कि भाई ऐसा जो कि धातु या चमड़े से है और उसके ऊपर जो ना चमड़े से मड़ा हुआ है। पखावज बिल्कुल है, खंजरी बिल्कुल है, बांकिया सुशिर वाद्य यंत्र है, झालर घन वाद्य यंत्र, इकतारा तत्वाद्य यंत्र है। आंसर हो जाएगा आपका ए और ई, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, केलवा के परशुराम और भीलवाड़ा के जानकी लाल भांड स्वांग के प्रमुख कलाकार है। बिल्कुल सही बात है। कथन 2, तमाशा नाट्य शैली में संगीत, नृत्य और गायन शैली की प्रधानता है। बिल्कुल सही बात है। 4 बैत नाट्य शैली का प्रारंभ नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में करीम खान निहंग और इनके साथ में एक और थे, उनका नाम था खलीफा करीम खान, दोनों ने मिलकर किया। खलीफा करीम खान, करीम खान निहंग और खलीफा करीम खान दोनों ने मिलकर किया। ठीक है, चलो तीनों ही सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक बोली है, उसका नाम है 84, ढूंढाड़ी की उपबोली है। सबसे पहली बात तो कहां पे बोली जाती है? टोंक और सवाई, टोंक और शाहपुरा जयपुर में बोली जाती है। सही बात है। सौंदवाड़ी मालवी की उपबोली है। मालवी वास्तव में राजस्थान के 2 जिलों में बोली जाती है, पहली प्रतापगढ़, दूसरी झालावाड़। प्रतापगढ़ में जो बोली जाती है उसको कहते हैं निमाड़ी, झालावाड़ में जो बोली जाती है उसको कहते हैं सौंदवाड़ी। धावड़ी यह बोली जो है ना मेवाड़ी की उपबोली और बोली जाती है आपके उदयपुर में। सिरोही के अंदर जो बोली जाती है उसका नाम है देवड़ा वाटी। जगरोती करौली के अंदर बोली जाती है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। आगे चला, सुमेलित कीजिए। पहले साहित्य है और साहित्यकार है। साहित्य में सबसे पहले ए अमीरनामा, किताब लिखने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम है मुंशी भूसावन लाल, और मुंशी भूसावन लाल ने यह किताब टोंक के नवाब अमीर खान पिंडारी के बारे में लिखी हुई है। पहली बात। कायम रासो, लिखने वाले जो है उनका नाम है जान कवि, और जान कवि ने यह किताब जो है वो कायम सिंह के बारे में, गोगा जी के भतीजे थे कायम सिंह या कायम खानी मुसलमान जो है उनके बारे में। इनकी और भी किताबें, जान कवि का वास्तविक नाम था नयामत खान। अच्छा, और भी किताबें, उनमें से एक किताब है उसका नाम है बुद्धि सागर, एक किताब जो उसका नाम है लैला मजनू, एक किताब जो है उसका नाम है हमीरायन। लीलावती रासो लिखने वाले जो है उनका नाम है कुशल धीर। भाषा भारत लिखने वाला है खेतसी सांधु, और भाषा भारत वास्तव में महाभारत का डिंगल अनुवाद है। आंसर हो जाएगा आपका 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1, 4। आगे चले, चित्रकला शैली, चित्रकार प्रमुख विशेषता के गलत समुच्चय का चयन कीजिए। सबसे पहले चित्रकला शैली देवगढ़, और देवगढ़ के अंदर अपने चित्रकलाओं के नाम पड़े हुए कौन कौन है? कंवड़ा, बक्ता, चौका, नग्गा, बेजनाथ, हरचंद। तो देख लो बक्ता और बेजनाथ। अजारा की ओबिरी के भित्ति चित्र और हरे और पीले रंगों का प्रयोग, सही बात है। जोधपुर के अंदर शंकरदान राम सिंह, बिल्कुल सही बात है। कृष्ण चरित्र और विविध मुगल जो ना मुगल शैली का प्रभाव, ठीक बात है। बूंदी के अंदर अहमद और सुरजन, ठीक है। पशु पक्षी और सतरंगी बादलों के चित्र, बिल्कुल सही है। शेखावती के अंदर बख्शाराम, नंदराम, यह है वास्तव में अलवर के। शेखावाटी के अंदर जो चित्र बने हुए वो चित्र बने हुए हवेलियों के ऊपर, हवेलियों में भी बने दीवारों के ऊपर, इसलिए उनको कहते हैं भित्ति चित्र। और ये दीवारों में ज्यादातर चित्र बने बाहर की तरफ, इसलिए इनको कहते हैं ओपन आर्ट गैलरी। अच्छा, फिर उसके बाद में ये चित्र जो है वो ज्यादातर नीले रंग से बने हुए, इनके ऊपर यूरोपियन प्रभाव ज्यादा है। इन चित्रों को संरक्षित करने के लिए एक बंदा आता है, उसका नाम है नादिन ले प्रिंस। अच्छा, फिर उसके बाद में इनमें विषय वस्तु क्या क्या है? उसके अंदर यह है कि साहब गोद जो है ना दोहन का, गाय के दूध निकालने का विषय जो है ना वो चित्र बने हुए, दधी मंथन, मलयुद्ध। अच्छा, उसके बाद राग रागिनी, उसके बाद 12 मासा, चौमासा, इन सब के चित्र बने हुए इसके अंदर। तो ये वाला हो जाएगा आंसर आपके 4 नंबर। अगला देखते हैं, बिशप हेबर ने कहा था कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है तथा अलहमरा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर यह महल है। और ये किसके बारे में? तब अपने कहते हैं आमेर के महल के बारे में, आमेर के किले के बारे में।
अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में भूमि, चलो मैं बता देता हूं आपको। राजस्थान में मंदिर स्थापत्य कला की जो मुख्य शैली है उसका नाम है नागर। और नागर शैली की 3 उपशैलियां हैं, उनमें से पहली जो है उसका नाम है गुर्जर प्रतिहार शैली, दूसरी का नाम है सोलंकी शैली, तीसरी का नाम है भूमि शैली। एक और शैली है नागर शैली की उपशैली, उसके एक आधा कोई मंदिर बनता है, और जो ना वो जो ना शैली है उसका नाम है कच्छप घात शैली। अब देखते हैं, देखिए राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर पाली जिले में सेवाड़ी जैन मंदिर है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में डूंगरपुर जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर कच्छप घात शैली का उदाहरण है, यह भी सही बात है। दोनों ही सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। पूछा हुआ क्या है? सत्य कथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राणा सांगा की पत्नी कर्णावती का जौहर 1535 में। हम पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर दूसरा शाखा, और दूसरे शाखा के समय गुजरात का बहादुर शाह अटैक कर देता है। पहली बार अटैक करता है तब रणथंभौर दिया जाता है, दूसरी बार अटैक करता है तब हम कहते हैं कि साहब हुमायूं को राखी भेजी जाती है, हुमायूं आता नहीं है, इसलिए कर्मावती जो है उसके नेतृत्व में जौहर किया जाता है, और प्रतापगढ़ के जो है देवलिया के दीवान है बाग सिंह, उनके नेतृत्व में केसरिया किया जाता है, और पहला शाखा होता है। फत्ता की पतली फूल कवर के नेतृत्व में जौहर 1568 में। उदयपुर का तीसरा शाखा महाराणा उदय सिंह, जिनको जावर की पहाड़ियों में भेज दिया जाता है। जमल मृत्या और फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में किला सौंपा जाता है। फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया जाता है। फत्ता जमल और कल्ला के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। 1568 की बात है। कीर्ति स्तंभ के निर्माण का शिलान्यास 1440 एडी। मेहरानगढ़ किले के निर्माण की शुरुआत 1459 एडी। अब देख लो, देखिए सबसे पहले आपके क्या होना चाहिए? सी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए आपके जो है डी, ठीक बात है। फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए? ए, और उसके बाद बी। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी, बिल्कुल सही बात है। पहले एक संगठन बनता है मारवाड़ के अंदर, उस संगठन का नाम है मरुधर हितकारिणी सभा। और मरुधर हितकारिणी सभा के बाद में एक संगठन बनता है, उस संगठन का नाम है मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का विलय करके और एक नई संगठन बनाया जाता है, उस संगठन का नाम है मारवाड़ यूथ लीग। जोधपुर के अंदर एक संगठन बना हुआ है मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, उसका अधिवेशन होना है अजमेर के अंदर, पुष्कर के अंदर। उस अधिवेशन से पहले इस संगठन की स्थापना होती है। 1934 में चगनलाल चौपाशनीवाला, अभयमल मेहता और भंवरलाल सराफ ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, ठीक बात है। 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई, बिल्कुल ठीक बात है। असत्य कथन पूछा हुआ है, एक भी असत्य नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। समाचार पत्र लिखा हुआ है, प्रकाशन का वर्ष लिखा हुआ है, और संपादक लिखा हुआ है। राजपुताना हेराल्ड 1885, हनुमान सिंह, सही बात है। आर्य मार्तंड 1923, पंडित राम साय शर्मा, सही बात है। प्रजा सेवक 1944, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, सही बात है। प्रचार 1942, प्रियतम कामदार, सही बात है। और सभी के सभी सुमेलित है, इसलिए आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 30 नंबर। प्रताप सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाराणा प्रताप की स्मृति में 1915 ईस्वी में उदयपुर में इस सभा की स्थापना की गई, बिल्कुल सही बात है। और स्थापना करने वाले व्यक्ति, उनका नाम है बलवंत सिंह मेहता। ठीक है। इस सभा का उद्देश्य लोगों में स्वातंत्र्य, प्रेम, स्वाभिमान की भावना पैदा करना, सही बात है। इस सभा ने हल्दी घाटी का मेला और प्रताप की जयंती मनानी शुरू की, बिल्कुल सही बात है। सत्य कथन पूछे हुए सभी के सभी सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 31। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एक आंदोलन है, किसान आंदोलन है, उस किसान आंदोलन का नाम है निमुचना किसान आंदोलन, अलवर रियासत के अंदर होता है। वहां पे एक पुलिस अधिकारी है, उसका नाम है छज्जू सिंह, उसके नेतृत्व में निमुचना में फायरिंग की जाती है, राजपूत किसान शहीद हो जाते हैं। और यह है 14 मई 1925 की बात। मारवाड़ प्रजामंडल में नागौर जिले के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। उनमें अनुजर मथुरा दास माथुर, जो कि मारवाड़ प्रजामंडल के बहुत अच्छे नेता थे, वो घायल हो जाते हैं। और यह घटना जो होती है 1947 में। मेवाड़ भीलकोर, भील जनजाति के विद्रोह का दमन करने के लिए उदयपुर की एक जगह है, उसका नाम है खैरवाड़ा। खैरवाड़ा में छावनी की स्थापना करके एक सेना का गठन किया जाता है, उसका नाम है मेवाड़ भीलकोर, और इसका स्थापना होती है 1841। मीना क्षेत्रीय महासभा, और इसकी स्थापना होती है 1933 में। अब देख लो, देखिए सबसे पहले सी, सी के बाद में क्या हो जाएगा? ए, ए के बाद में क्या हो जाएगा? डी, और डी के बाद में क्या हो जाएगा? बी। सी ए डी बी, आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे चलते हैं। कथन सुगाली माता को राजस्थान में क्रांतिकारियों की देवी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में क्रांति होती है आउआ में,
नेतृत्व करने वाला कुशाल सिंह चंपावत, और अवगा वालों की जो देवी है उनका नाम है सुगाली माता। ऐसा कहा जाता है कि कुशाल सिंह चंपावत जीतता रहता है क्योंकि उसके पास में माता जी है और उन माता जी का नाम है सुगाली माता। उन माता जी के 10 सर है और 54 हाथ है। स्टेटमेंट गलत है। अगुआ के युद्ध में कर्नल होम्स सुगाली माता की मूर्ति उठा के अजमेर लेकर जाता है, बिल्कुल सही बात है, और अजमेर के एक म्यूजियम में रखता है, उसका नाम है राजपुताना म्यूजियम। बाद में ये मूर्ति लेके आ जाते हैं बांगड़ म्यूजियम, और बांगड़ म्यूजियम है आपके पाली में। एक सही है, 3 सही है, 2 गलत है, आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला देखते हैं। मंडल, पाठक, खेवट नामक इकाइयों का संबंध किससे है? वास्तव में इसका संबंध है प्रांतीय शासन से। कैसे है? तब अपने कहते हैं सब राजस्थान में खास करके 2 राजवंश, और भी है पर 2 राजवंशों में खास करके प्रतिहार और चौगाड़, इनमें सबसे पहले जो है ना वो होता है अपने राज्य। राज्य विभाजित होता है मंडल में, मंडल विभाजित होता है विषय में, और विषय विभाजित होता है 2, उनमें से एक का नाम है पाठक, एक का नाम है खेटव। प्रांतीय प्रशासन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अच्छा, इसको सुमेलित करने से पहले मैं एक स्लाइड दिखाता हूं आपको, इस युद्धों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले एक युद्ध है, उस युद्ध का नाम है रामपुरा का युद्ध, 1492 में होता है। 2 लोगों के बीच में होता है। मेवाड़ का राजा है, उसका नाम है कुंभा, और सामने नागौर का एक राजा है, उसका नाम है फिरोज खान, और इसमें कुंभा जीत जाता है, फिरोज खान हार जाता है। अगला युद्ध है कोसाना का युद्ध। कोसाना का युद्ध जो है वो होता है आपका 1428 में, और इस युद्ध के अंदर मारवाड़ का राजा है सातल, अजमेर के राजा मल्लू खान को पराजित करता है, सातल जीत जाता है। अगला युद्ध जो है उसका नाम है सेवकी का युद्ध, 1529 ईस्वी में। मारवाड़ का राजा गंगा और बीकानेर का राजा जैत सिंह दोनों ही मिलके और नागौर के शासक को हराते हैं। एक बंदा है उसका नाम है शेखा खान, एक का नाम है दौलत खान। अगला जो है उसका नाम है पाहेबा का युद्ध, 1541 में। मालदेव और जैत सिंह के बीच में, मालदेव मारवाड़ का है, जैत सिंह बीकानेर का है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो, इसके आंसर में सबसे पहले कोसाना का युद्ध जो है वो होता है आपका 1492 में। फिर उसके बाद में सेवकी का युद्ध जो है वो होता है 1529 में। अच्छा, फिर उसके बाद में पाहेबा का युद्ध जो है वो होता है 1541 में, और रामपुरा का युद्ध जो है वो होता है आपका 1528 में। इधर इधर थोड़ा सा दिक्कत है, ये 1428 है और ये 1492 है। ठीक है, चलो आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है राव सातल की पत्नी फूला भटियानी ने जोधपुर में फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया। सही बात है। सिरोही का शासक मानसिंह द्वितीय के शासनकाल में बनी तलवारें मानसाई तलवारें कहलाती है। सही बात है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने नोता का मतलब विवाह के अवसर पे जो लिया जाता है, न्योत लिया जाता है, उसको अपने नोता कहते हैं। और तख्तन शीनी की भाच, इसका मतलब है उत्तराधिकारी शुल्क। उत्तराधिकारी शुल्क, तख्तान शीनी की बात यह है उत्तराधिकारी शुल्क। मतलब जब कोई सामंत है, सामंत की डेथ हो गई, डेथ के बाद नया सामंत बनेगा तो वो पैसे देगा, टैक्स देगा। ये दोनों ही बंद कर दिया था, और ये बंद करने वाला बीकानेर का राजा गंगा सिंह नहीं है, उस राजा का नाम है शार्दुल सिंह। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन जगन्नाथ राय प्रशस्ति में मिलता है। सही बात है, आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। अगला देखते हैं। मेवाड़ के गुहिलों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। महाराणा राज सिंह ने अपनी प्रजा में सैनिक तथा नैतिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विजय कटकातु की उपाधि धारण की। सही बात है। राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने उदयपुर में जया बावड़ी का निर्माण करवाया। यह भी सही बात है। सत्य कथन पूछा है, दोनों ही सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती बूंदी के चौहानों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति के समय बूंदी का शासक राम सिंह हाड़ा था। सही बात है, हालांकि इस बंदे ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। राम सिंह ने विलियम बेंटी के अजमेर दरबार में भाग लिया था। यह भी सही बात है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सा कथन सही नहीं है, दोनों ही सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा 4 नंबर। पीएसआई के डिस्कशन में आज ज्योग्राफी का सेक्शन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, असत्य कथन को छांटना है आपको इनमें से। पहला एक बालू का स्तूप के बारे में है, श्रब कापिस। बालू का स्तूप क्या होता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब हवाएं चलती है तो अपने साथ मिट्टी को लेकर चलती है और मिट्टी को जमा करती है। इस मिट्टी का जो जमाव है, इसकी वजह से जिस ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसको कहते हैं हम बालू का स्तूप या सैंड ड्यून्स। ये 8 तरह के सैंड ड्यून्स होते हैं, उनमें से एक है श्रब कापिस।
श्रब काफी, श्रब का मतलब होता है झाड़ी, यानी ये इस तरह का सैंड ड्यून होता है जिसके अंदर छोटी 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 झाड़ियाँ उगी होती है। इनको स्थानीय भाषा में नेबखा भी कहते हैं। तो श्रब कापिस बालुका स्तूप में छोटी छोटी झाड़ियों के आसपास निर्मित होते हैं। ये तो है सत्य कथन, ठीक है, हमको ढूंढना है असत्य। हिमवाहित पाप बोल्डर क्ले का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, ये गलत है, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन में अरावली बनी थी। पाप बोल्डर क्ले क्या है कि परमो कार्बोनिफरस काल में एक आइस एज थी। आइस एज के दौरान यहाँ पर ग्लेशियर बने हुए थे। जब वो ग्लेशियर पिघले तो उन्होंने, जब ग्लेशियर पिघल के नीचे आता है तो उसके और पहाड़ के बीच में अपरदन होता है, इरोजन। इरोजन के कारण वहाँ बहुत सारे छोटे बड़े टुकड़े टूटे, उनको बोल्डर क्ले कहा गया। और क्योंकि वो जगह थी फलोदी की बाब, तो उनको कहा जाता है बाब बोल्डर क्ले, और वो आज भी वहाँ पाए जाते हैं। तो वो प्री कैम्ब्रियन में नहीं बनकर वो बने थे परमो कार्बोनिफेरस में, ठीक है। और ये काल लगभग 300 मिलियन ईयर्स अगो था, ठीक है। 250 से 300 के बीच में, 300 के आसपास ये काल था। तो असत्य कथन मिल गया आपको, और वो है सेकंड। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको मैच कराना है। पहाड़ी के नाम दे रखे हैं एक तरफ, और एक तरफ उनका डिस्ट्रिक्ट दे रखा है। जो भोजगढ़ है वो है झुंझुनू में, बेल का मगरा है सिरोही में। बेल का मगरा में आपको पता है राजस्थान के एकाधिकार वाला खनिज मिलता है, वॉलस्टोनाइट। और खमनौर की पहाड़ी है राजसमंद में, जहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है, कि राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। तो ए का है सेकंड और बी का है फर्स्ट, आपका ऑप्शन नंबर है थर्ड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा के बारे में। राजस्थान में पाई जाने वाली एरिडीसोल, एरिडीसोल जो सबसे शुष्क क्षेत्र, सबसे पश्चिम में मिलती है, कि कैल्सी ऑर्थिड्स और उस्त ऑक्रिप्टस समूह है, बिल्कुल गलत है। एक तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में एरिडीसोल नहीं मिलती है। एरिडीसोल जो है वो सेकंड नंबर पर है। एरिडीसोल से ज्यादा मिलती है एंटीसोल। एरिडीसोल के ठीक पास में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलती है एंटीसोल। तो कथन ए गलत है, ठीक है। कथन बी, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है, गलत है। नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन पोटाश और लोह तत्व की कमी होती है, उल्टा है। ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये मतलब ये कमी गलत है, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट, ए और बी दोनों गलत है। राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। लिग्नाइट कोयला का प्रमुख क्षेत्र पलाना बीकानेर है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का लिग्नाइट राजस्थान में कहीं मिलता है तो वो पलाना बीकानेर में। ये टर्शरी कोयले का जमा, बिल्कुल टर्शरी पीरियड के दौरान बना हुआ कोयला है ये। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको गलत ढूंढना है। रागेश्वरी राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं है, गलत। बहुत ही सिंपल सी बात है, 2004 में राजस्थान का जो पहला कुआं खोजा गया था वो था मंगला। तो रागेश्वरी गलत स्टेटमेंट है, ठीक। देश के दूसरे न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना सूरतगढ़ में की गई, ये भी गलत स्टेटमेंट है। दूसरा जो फ्यूल कॉम्प्लेक्स था वो रावत भाटा में बनाया गया था। पहला फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में, और दूसरा बनाया गया था रावत भाटा में। तो दो स्टेटमेंट गलत हो गए, बी एंड सी, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मैच कराने आपको। सौर ऊर्जा संयंत्र है, उसके सामने उनके जिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर ये आपको नहीं पता है तो आपके नोट्स में ऐड कर लेना, ये होना ही चाहिए। जो गौरीर सौर ऊर्जा संयंत्र है ये मिलेगा आपको झुंझुनू में, धुनिया मिलता है आपको जोधपुर में, मोकला जो है वो जैसलमेर में है, और अगोरिया है बाड़मेर में। तो ए का है थर्ड, बी का है फर्स्ट, सी का है फोर्थ, आपका ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है, हमको राइट स्टेटमेंट ढूंढना है। भारत के कुल भूमिगत जल में राजस्थान का योगदान 1.16 है। 1.16 भूमिगत नहीं है, सरफेस वाटर है, सतही जल। भूमिगत जो जल है वो 1.72% है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेई जल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, गलत। सबसे लंबी जल सुरंग है मानसी वाकल, 11 किलोमीटर लंबी है। साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं उस पर बनी है। सेई भी साबरमती की सहायक नदी है। सेई पे जो जल सुरंग बनी वो राजस्थान की पहली जल सुरंग है। ये सेई उदयपुर से पानी लेके जाती है पाली के अंदर जवाई में। तो हमारा जो मारवाड़ का अमृत सरोवर है जवाई बांध, उसमें पानी की कमी होने पर पूर्ति करी जाती है सेई जल सुरंग से। तो दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग स्टेटमेंट है।
काली सिंध और आहू नदी दोनों ही चंबल की सहायक नदी है, इनके संगम को सामेला कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट। इसी सामेला पर राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग स्थित है, गागरोन। तो आपका आंसर है थर्ड, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। फोर्थ है पश्चिमी बनास नदी का उद्गम पदराना है, पदराना से आती है साबरमती, पदराना है उदयपुर में, साबरमती। और पश्चिमी बनास नदी कहाँ से निकलती है, तो सिरोही में एक हिल्स है, न्यू सानवारा हिल्स, नया सानवारा हिल्स। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला है कोपेन द्वारा राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में गलत युग्म चुनना है आपको। कोपेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोपेन से स्टार्ट करते हैं। कोपेन के अनुसार उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यानी किसकी रीजन की बात कर रहे हैं, AW, वागड़ और हाड़ौती की बात कर रहे हैं। तो वागड़ में आपको पता है कौन सा एरिया आएगा, डूंगरपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ और नीचे बांसवाड़ा। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब बूंदी नहीं आएगी, बस कोटा, बारा, झालावाड़। तो AW में सलूम्बर है, बारा है और झालावाड़ है, आपको गलत ढूंढना है। फिर है उष्ण शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु है सबसे पश्चिमी क्षेत्र में, इसको कोपेन ने BWHW क्षेत्र का है। तो इस क्षेत्र में जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर और जोधपुर नहीं है। बाड़मेर और जोधपुर है BSHW में, अर्ध शुष्क क्षेत्र में है बाड़मेर जोधपुर। तो ये हो गया गलत। तो आपको करेक्ट आंसर यही मिल गया है, सेकंड ऑप्शन। फिर अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है वो यही है, BSHW, उसमें ये वाली रीजंस हैं। और उपोष्ण उपाद्र है CWG, जो हमारा मैदानी क्षेत्र है पूरा। खैर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैच कराना है कॉलम A और B। यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं राजस्थान के, उनको उनके जिले से मैच कराना है। तो गंगा भैरव घाटी ये है अजमेर में, तो A का ऑप्शन है सेकंड। अमरख महादेव लेपर्ड, अमरख महादेव लेपर्ड इसका पूरा नाम है, ये है उदयपुर में, तो ये ऑप्शन है थर्ड। वाड़ा खेड़ा है आपका सिरोही में, तो ये C का ऑप्शन है फोर्थ, यानी करेक्ट आंसर हो गया ये। और बांज अमली है 12 में, सबसे ज्यादा 12 में ही है कंजर्वेशन रिजर्व, उनमें से एक है बांज अमली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम पहचानना है, तो पर एक बार क्रम लिख देते हैं। तो सबसे पहली जो है वो है चौधरी कुंभाराम आर्य, दूसरी इसके योजनाकार इंजीनियर कंवर सेन के नाम पर है। इनके बाद तीसरी है पन्नालाल बारूपाल, ये नागौर की तरफ जाती है। पन्नालाल बारूपाल के पास है डॉक्टर करणी सिंह, वीर तेजा जी, ये सिर्फ बीकानेर में और सबसे छोटी है। इसके बाद है डॉक्टर करणी सिंह की, ये जोधपुर की तरफ जा रही है। फिर है गुरु जंभेश्वर, इसमें जैसलमेर इन्वॉल्व हो जाता है। और इसके बाद है जय नारायण व्यास, ये इकलौती लिफ्ट कैनाल है जिसके अंदर बीकानेर शामिल नहीं है जय नारायण व्यास में। तो ये इसका क्रम है, चौधरी कुंभाराम के बाद है डॉक्टर करणी सिंह, ठीक है। उसके बाद है पन्नालाल बारूपाल, जो कि है गलत, पहला ऑप्शन हो गया गलत। करणी सिंह के बाद है चौधरी कुंभाराम, ये पहले ही गलत है क्योंकि सबसे पहली कुंभाराम है। चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल, करणी सिंह, जय नारायण व्यास, ये ऑर्डर एकदम करेक्ट है और ये उसका करेक्ट ऑर्डर है, इसे आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न मैं आपको सिंचाई परियोजना से मैच कराना है उसके सामने डिस्ट्रिक्ट को। सावन, भादो, आलनिया, कोटा, ये बिल्कुल करेक्ट है। कोटा में नवनेरा, हरिश्चंद्र, गोपालपुरा, तकली, आलनिया और सावन भादो, इस तरह सिंचाई परियोजनाएं हैं। फिर है झालावाड़, झालावाड़ में आपके राजगढ़, भीमसागर, परवन, मनोहर थाना, गागरीन, काली सिंध, रेवा, थापी, चोली, तो चोली, रेवा, राजगढ़, ये सब झालावाड़ में भी करेक्ट है। बूंदी में गरदड़ा, जैत सागर, बूंदी में आपके जिगजैग सागर, जैत सागर, गुड़ा, गरदड़ा, मेज, चाकन, तो ये सारे भी करेक्ट है। बाकी बचा सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर में पीपलाद, इसरदा, इसरदा तो है, पीपलाद नहीं है। पीपलाद कहाँ है, झालावाड़ में, तो यहाँ क्या है, पीपलदा, इसरदा, पीपलदा। तो आपका करेक्ट आंसर जो सुमेलित नहीं है वो है फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज उत्पादन एवं खनिज की आय, उत्पादन और खनिज की आय की दृष्टि से राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। आधा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। खनिज की आय से दृष्टि से तो हम जरूर तीसरे स्थान पे है, लेकिन उत्पादन में हम देश में नंबर 1 है, अधात्विक है। लगभग 22% अधात्विक खनिजों का उत्पादन अकेला राजस्थान करता है और नंबर 1 पोजीशन पे।
तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, और वैसे भी आपको सही ढूंढना है। दूसरा है अवसादी चट्टानों से निर्मित अरावली, ये गलत हो गया। अरावली अवसादी चट्टानों से नहीं बना है, अरावली बना है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। कर्नाटक में एक जगह है धारवाड़, उसी पे आधारित इसका नाम है। धात्विक खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं, और वैसे भी आपको पता है कि अवसादी चट्टानें जहाँ मिलेगी वहाँ खनिज धात्विक नहीं मिलते, वहाँ ऊर्जा के खनिज मिलते हैं, एनर्जी के मिनरल्स मिलते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। टंगस्टन एक धात्विक खनिज है, करेक्ट, जिसका मुख्य अयस्क सेलेनाइट और पाइराइट है, ये रॉन्ग है। टंगस्टन का जो ओर है वो वॉल्फ्रोनाइट है, न कि ये दोनों। तो तीनों ही ऑप्शन गलत है। इनमें से सही कौन सा है? कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है आपको खनिज को उनके माइनिंग एरियाज से। देखिए मैंगनीज निकलता है सागवा में, तो ए का हो गया है 4। और सीसा जस्ता निकलता है जोपार में, इसका हो गया 3, दोनों में 3 है। अब बेराइट्स निकलता है बालूपुरा में, और अब्रक निकलता है नाथ की नेरी। तो सी का है ऑप्शन नंबर 1, तो आपका आंसर है थर्ड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के वे जिले जिनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 30% से अधिक रही। 2 ही जिले हैं ऐसे। सबसे आगे है बाड़मेर, यह है 32.5% पे। उसके बाद है जैसलमेर, ये 31 पॉइंट समथिंग है। ये 2 ही ऐसे जिले हैं जिनकी वृद्धि दर 30% से ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद जोधपुर आता है 27.7 पे। तो 30 से ऊपर ये 2 ही जिले हैं, और ये है ऑप्शन आपका नंबर 4। अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल्स लिमिटेड, एक्सप्लोजिव की बात आती है तो सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए धौलपुर, तो ए का है सेकंड। फिर बात आ रही है फुटवेयर डिजाइन की, तो फुटवेयर डिजाइन का इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में, तो बी का ऑप्शन है 1। निर्यात संवर्धन पार्क, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क, ये है आपका जयपुर में, सी का ऑप्शन है 4th, यानी आपका आंसर है डी। और मोदी अल्केलाइन कहाँ है? यह है आपका अलवर में। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन ढूंढना है आपको, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? राजस्थान में कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास धौलपुर और अलवर में हुआ, करेक्ट। 3 ही जगह पर है, धौलपुर अलवर, और उसके अलावा एक कोटा में, लेकिन सर्वाधिक विकास जहां हुआ है वो धौलपुर और अलवर है। चीनी उद्योग जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग है, गलत। सबसे प्राचीन संगठित वृहत उद्योग हमारा सूती वस्त्र उद्योग है, कॉटन टेक्सटाइल। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, आपको ढूंढना ही असत्य था, तो आपका आंसर है सेकंड ऑप्शन। राजस्थान में दूसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति क्रमशः थे। सीधा सीधा एक बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन से। पहले तो ये हमें पता ही है कि भाई राजस्थान में टोटल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, और इसमें से अपने को दूसरे वाले की ये बात कर रहे हैं। तो दूसरा वाला आपको पता है 1977 में लगा। अब 1977 में राजस्थान का सीएम कौन था, ये जिसको पता है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। वैसे हम जानते हैं कि उस दौरान जो मुख्यमंत्री थे वो तो थे हरिदेव जोशी, और फिर एक पूछा है भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति उस वक्त थे बीडी जत्ती। ये जत्ती कहो या जट्टी कहो, वो एक ही व्यक्ति है। और उस दौरान राज्यपाल जो थे वो थे रघुकुल तिलक। अब देखो, जब ये लगा था अपने राष्ट्रपति शासन, तब जो थे वो वेदपाल त्यागी थे, और जब हटा था 21 जून 1977 को ये हटाया गया, तब राज्यपाल जो थे रघुकुल तिलक। लेकिन इसमें ये नाम मैच नहीं हो रहा है, तो जो ऑप्शन है अपने पास उसके अकॉर्डिंग जो है ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच करना है, ठीक है। राज्यपाल और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो सीधे सीधे अपने पढ़ता है आर्टिकल 156, 57 और 58, 156(1) और 156(2). 156(1) हमने रटा हुआ है कि जो भाई राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है, उसकी कृपा पर रहता है। ऐसा इसमें कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर इसमें 3 में दिया, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, ये तो इसमें मिला दो। फिर है आर्टिकल 156(2). 156(2) का नंबर जो है वो है सीधा सीधा त्याग पत्र, ठीक है। तो 156(2) का संबंध त्याग पत्र है ऑप्शन 1 में। फिर है आर्टिकल 157 में क्या दी गई है? उसके लिए अहर्ताएं, क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंट एज अ
गवर्नर। तो ये तो दी अहर्ता दी गई ऑप्शन 2 में। और फिर बचा आर्टिकल 158 का सीधा सीधा 158 का जो सेक्शन 2 है क्लॉज 2 वो कहता है कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैच कैसे करेगा भाई, ए में होगा आपका 3, ए में 3, फिर है आपका बी में हो जाएगा 1, बी में 1, फिर हो जाएगा आपका सी में हो जाएगा 2, सी में 2 यहाँ बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों का कालक्रमानुसार। उप मुख्यमंत्री पूछा है, ध्यान रखना। अब इसमें से जो लिस्ट दी है उसमें से हमें जो अंतिम वाले जो थे लेटेस्ट, जो जिनके हम बारे में ज्यादा जानते हैं, वो है बनवारीलाल बैरवा और कमला बेनीवाल। ये 2003 में दोनों बने थे, जो अशोक गहलोत की 1998 से लेकर 2003 तक की जो सरकार थी उसमें। और सबसे पुराने हमें पता है टीकाराम पालीवाल 1952 में, और फिर हरिशंकर भाबड़ा। तो ये सीधा सीधा इसमें सीक्वेंस सीधा बैठ रहा है। अभी आपको पता है ये 2 लोग फिलहाल उप मुख्यमंत्री है, और इससे पिछली वाली सरकार में सचिन पायलट। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। ओके, और यहाँ पर बार बार दिए गए हैं 91 संविधान संशोधन, 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसके बारे में बात की गई है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जो आया था 164(1) क, यानी कि हम कह सकते हैं 1A के तहत राज्य मंत्री परिषद का आकार निश्चित, बिल्कुल ये बात सही है। और ये आकार कितना बताया गया था, 15%। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य मंत्री परिषद मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, अच्छा है 15%। ये जो भी विधानसभा की सीटें होती है सीटों का 15%, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है। 91वें संविधान संशोधन के तहत राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 10 नहीं होती, 12 होती है मुख्यमंत्री सहित। तो ये स्टेटमेंट है गलत, ए और बी इसके सही है, पूछा भी यही है कौन से सही है, तो ए और बी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान विधानसभा में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के विरुद्ध अब तक सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव। ओके, तो अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन की यहाँ पर बात की गई, और इनमें से सबसे ज्यादा लगा है मोहनलाल सुखाड़िया 6 बार। हालांकि ध्यान रखना एक भी बार इनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य ओके इनकरेक्ट स्टेटमेंट का हमें पता लगाना है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था राजस्थान के तत्कालीन प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय 30 मार्च को 1949 को हुई थी, ठीक बात है। मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। हीरालाल देवपुरा द्वारा 26 जनवरी 1987 में को राज्य में संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की गई, भाई बंद किया गया वापस चालू किया, ये बात तो ठीक है, लेकिन करने वाले ये नहीं थे। इनमें थे आपके हरिदेव जोशी जो वापस जो है सीएम बने थे, और ये 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, और 1987 में अजमेर और 2005 में जो भरतपुर जो है वो 6ठा और 7वां जो संभाग बने थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। पूछा गया असत्य, तो इसका सीधा सीधा आपका आंसर क्या बनेगा, आपके इसकी जगह हीरालाल देवपुरा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल। ओके, ये देखो अभी हमने जिक्र किया था जो 91 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था और जिसमें मंत्री परिषद की संख्या निर्धारित की गई थी, उसमें पहली बार ये शब्द प्रयुक्त किया गया था। और केंद्र के लेवल पर आर्टिकल 75(1)(a) के तहत, और जो राज्य स्तर पर अगर देखें तो आर्टिकल 164(1)(b) के तहत। तो इसमें ऑप्शन कौन सा बैठेगा, 1(ख)(b). ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे है क्या चीज। उपयुक्त कथन राजस्थान उच्च न्यायालय के राजस्थान हाईकोर्ट के राजस्थान उच्च न्यायालय किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। ओके, राजस्थान हाईकोर्ट के किस पूर्व सीजे के बारे में बात की गई, किस रिलेटेड स्टेट में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो कमीशन है उसके अध्यक्ष रहे। ओके, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई भी रही भारत के। ठीक है, राजस्थान के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल, और ऐसे व्यक्ति आप जानते हो जस्टिस JS वर्मा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सीधे सीधे हो गया न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का पुनरीक्षण कीजिए। ओके, हाई कोर्ट से रिलेटेड है, क्या क्या है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ध्यान से एक एक वर्ड को हमें पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही
अंतर इन्होंने किया होता है और उसी वजह से आपका क्वेश्चन सही या गलत हो सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भिन्न, ठीक है, यानी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में पूछा। ओके, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 217(1), ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, हम पढ़ते हैं कि नहीं नहीं, मुख्यमंत्री का इसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। इसमें तो भाई हमें पता है कि नियुक्ति तो चलो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन कौन भेजता है, कौन सा सिस्टम है, कॉलेजियम, जिसमें एक CJI प्लस 2 अन्य जजेस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा उस राज्य के राज्यपाल की भूमिका होती है, उस राज्य के जो हाईकोर्ट का जो CJ होता है उसकी भूमिका होती है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। यदि उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की आयु संबंधी कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श लेने के बाद राष्ट्रपति करेगा। ये बात सही है, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा गठित P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ को समाप्त किया गया। ये बात भी सही है। खंडपीठ हटा दी थी उस समय, बाद में हालांकि वापस स्थापित होगी और आजकल उदयपुर बीकानेर की डिमांड भी चल रही है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और पूछा क्या है, सही कथन। ओके, तो सही कथन कौन से हो सकता है, एक तो गलत है, जिसमें एक है वो आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ओनली 2 A1 3। क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान के लोक सेवा आयोग से निम्नलिखित अध्यक्षों को उनके काल क्रमानुसार जमाना है, ठीक है। अगर आपको इनके नाम सीक्वेंस से याद है तो ईयर लिखोगे तो वैसे ही आंसर मिल जाता है। अबीब खान कोरान इनमें से सबसे लास्ट में थे 2014, छोटू राम चौधरी, CR चौधरी 2006 से लेकर 2010 तक के बीच में थे। विष्णु वासुदेव नार्लिकर 1960 में बने थे, 66, और उसके बाद ये आड व्यापा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 64, एक तरफ कॉलम A कॉलम B, इसमें आपको आर्टिकल दिए गए हैं RPSC से रिलेटेड, लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी आर्टिकल्स होते हैं केंद्र और राज्य दोनों के लिए, जो भी लोक सेवा आयोग है उनके संबंध में आर्टिकल्स यहाँ दिए हुए 316, 16, 18 और 17। अगर ये आपके याद है तो सीधे सीधे आप यहाँ पर मैच कर सकते हो। 316 1 क 316 फर्स्ट A, इसका संबंध किससे है, ये आपको याद रखना है, कार्यवाहक अध्यक्ष है। और इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष कहाँ बैठ रहे हैं, 4 में, ठीक है भाई। फिर है आपका आर्टिकल 316 2 क, आर्टिकल 316 2A, एक का संबंध किससे था, त्यागपत्र। आर्टिकल 316 जो 2 है उसका संबंध किससे है, त्यागपत्र। और यहाँ पर त्यागपत्र का है अध्यक्ष व सदस्य द्वारा राज्यपाल को त्यागपत्र, ठीक है। फिर है आर्टिकल 318 क, 318 क का संबंध किससे था, उसकी सेवा और शर्तें, सेवा शर्तें आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। और 317 2 का संबंध किससे था भाई, 317 2 का था निलंबन। और ये तो वैसे आप जानते हो RPSC में फिलहाल ये निलंबन वाला जो आर्टिकल है 317 2 यूज किया गया था और काफी चर्चा में भी है। तो ये अगर आप मैच करोगे तो सीधा सीधा किसमें बैठेगा, ये आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन करना है। ओके, ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पूछा गया। फिर से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य, देखो पहले 4 थे लेकिन अभी कितने हैं, 2 हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 23, यहाँ भी कुछ गड़बड़ सत्य पूछा है तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि धारा 23 में तो उनको पद से हटाने का या त्याग पत्र का इस तरीके का उसमें प्रोविजन किया गया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 4 सदस्य जो समिति गठित की जाती है उसकी रिकमेंडेशन पर होती है, ये बात तो सही है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को सिद्ध कदाचार, ठीक बात है, और अक्षमता के आधार पर राज्यपाल द्वारा, नहीं राज्यपाल नहीं, आपका राष्ट्रपति करता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। तो 65 का हो जाएगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री DP गुप्ता, राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री DP गुप्ता, अच्छा ये लोकायुक्त और राज्यपाल कार्यवाहक ये कब रहे हैं, ओके ये 1978 में लोकायुक्त बने थे और उसके बाद 1985 में। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये दोनों पदों पर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन का प्रावधान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 में है, ये बात सही है। तो कौन सा निम्न में से कौन सा कथन सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर।
तो ऑप्शन ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। नागरिक अधिकार पत्र कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, ये बात तो ठीक है, उनको आप लीगली उसको इम्प्लीमेंट या एनफोर्स नहीं कर सकते। भारत में लोक नीति के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल कार्मिक विभाग जिसको हम कहते हैं उसकी होती है, एक बात ठीक है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राजस्थान में सर्वप्रथम नागरिक अधिकार पत्र जारी किए। तीनों स्टेटमेंट सीधे से सिंपल स्टेटमेंट है, ये आपको नोट्स में मिल भी जाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, लोक सेवाओं के प्रदान का गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन एग्जाम में लगता ही लगता है। क्या पूछा है, यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा पर्याप्त और युक्त कारण के बिना, पर्याप्त और युक्त कारण, सफिशिएंट एंड रीजनेबल, कोई भी रीजन जो है उसके बिना अगर विलंब करता है तो उस पर कितनी शास्ति यानी पेनल या फिर दंड दिया जा सकता है। ओके, और ये हमें पता है 250 रुपए के हिसाब से होता है, तो 250 वाला तो 2 ऑप्शन है, 250 रुपए पर डे, पर अधिकतम लिमिट कितनी है 5, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी किस के नियंत्रण पर्यवेक्षण में काम करता है। ठीक है, हुज कंट्रोल एंड सुपरविजन डस, सीधा आंसर है इसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70 में है महिला एवं बाल अपराध के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमिलित करना। ओके, एक तरफ अधिनियम है, एक तरफ उसके पारित ईयर है। इधर दिया है सती निवारण अधिनियम, द कमीशन ऑफ सती एक्ट। ओके, अब देखो हम सभी को पता है कि राजस्थान में एक देवराला कांड हुआ था 1987 में, उसके बाद में ये एक्ट लाया गया था, तो 1987। गर्भधारण और पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT एक्ट जो है, PCPNDT एक्ट, ये कब लाया गया था, ये हमें पता है 1994 में। अनैतिक व्यापार 1956 में, और किशोर न्याय जुवेनाइल जस्टिस, अभी जिनका नाम आया था जस्टिस GS वर्मा, उनकी कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये इसमें मिल जाएगा। तो ए में क्या हो जाएगा 1987 को मिला दो ए में 2 से, ए में 2 कहाँ है, ये रहा। फिर क्या है बी में किसको मिलाना है, PCPNDT 94, बी में 1 तो बी में 1। फिर क्या है अनैतिक व्यापार, सी में हो गया 4, सी में 4, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका आंसर हो जाएगा। और डी में 3, 2015 वाला जो जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है वो। क्वेश्चन नंबर 71, अब देखो ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे के, और आप सबको पता है कि भाई अभी 11 फरवरी को अपना बजट आने वाला है, नया इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा। वैसे इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा बदलाव होता है ऐसा नहीं है, लगभग 80-85% डाटा सेम ही रहता है, तो जिसको इस साल वाला अभी वाला याद है उसके लिए नया वाला याद करने में कोई बड़ी बात होगी नहीं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा संरक्षित विरासत स्थल छानेरी पनेरी कहाँ है, सीधा सीधा ये देवालय कहाँ है, झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 72, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार उन फसलों की पहचान कीजिए जिनके उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनमें हमारा स्थान जो है वो पहला है। ग्वार बिल्कुल फर्स्ट है, बाजरा फर्स्ट है, बाजरे में भी। ज्वार नहीं, ज्वार में हमारा रैंक इस बार 3rd है। कुल दलहन में भी हम 3rd रैंक पे है, और कुल तिलहन में हमारा रैंक 1st है। तो ए बी और ये आपका ई, ए बी ऑप्शन पहला ही बैठ रहा है, तो ए बी और ई। क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान खनिज नीति 2024 के अनुसार किस वर्ष तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये नीतियां भाइयों सबने याद करनी है, कम से कम 15 से ज़्यादा नीति सरकार ने जारी कर दी पिछले 2 साल में। इन सब के जो मेजर फैक्ट कब शुरू हुई, क्या टारगेट्स है, कितना बजट है, क्या क्या छूट है, क्या क्या अदर प्रोविजन है, कब खत्म होगी, सारे याद करने। तो ये 2047 तक 1 करोड़ जॉब क्रिएट करने का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये अपने टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 74, स्टैंड अप इंडिया योजना के संदर्भ में लिमिट कथनों पर विचार करना है। ओके, स्टैंड अप इंडिया योजना सबको पता है, ये 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी। एक SC वर्ग में से की लोन और एक महिला वर्ग को लोन देने के लिए, ताकि ये लोग भी बिजनेस के सेक्टर में आगे आए। इस योजना का समग्र उद्देश्य संस्थागत ऋण सेवा से वंचित आबादी तक 10 लाख से 1 करोड़, लोन की राशि 10 लाख से 1 करोड़, सही बात है। इस ऋण को अधिकतम 5 वर्षों में लौटाना होता है। यहाँ गड़बड़ है, ये 5 नहीं 7 वर्षों में देना होता है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति, ST SC
SC ST तथा महिला उद्यमियों को पैसे दिए जाएंगे। ये बात ठीक है, इन वर्गों को टारगेट यहाँ पर किया गया है, लक्षित किया गया है। इस योजना के तहत गैर कृषि क्षेत्र में नए उद्यमों की स्थापना के लिए, बिल्कुल ये बात ठीक है। ये गलत हो गया, बी पूछा क्या, असत्य पूछा है, तो केवल बी। ऑप्शन नंबर 1 पहला ही ऑप्शन सही बैठ रहा है, ऑप्शन 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी योजना या परियोजना जायका या कुछ लोग इसको जीका भी पढ़ लेते हैं, वैसे जायका ठीक है, जायका द्वारा वित्त पोषित नहीं है। राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन, ये जो है ये तो बिल्कुल है। राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति वाली है ये। देखो 14 परियोजनाएं हैं और पूरी के पूरे उनके डाटा आपको याद होने चाहिए, किसकी तरफ से है, कितने जिले में है, कितना बजट है और कौन से ईयर से कौन से ईयर तक चलेगी। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना ये नहीं है, ये एजेंसी फ्रांसिस डी डेवलपमेंट, जो फ्रांस की जो एजेंसी है वो इसको चला रही है। 8 वर्षों तक ये चलेगी और 2023-24 से 2030-31 तक। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान, रेरा राजस्थान, रेरा राजस्थान का पूछा गया, इसकी गठन मार्च 2019 में, ये फैक्ट सही है। राजीविका की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है अक्टूबर 2010 में, ये फैक्ट भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या है, सत्य पूछा है, तो ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक गर्भवती महिलाओं के लिए संचालित प्रसूति सहायता योजना के संदर्भ में बात करनी है। इस योजना के तहत लड़के के जन्म पर 20,000 रुपए, ओके ध्यान रखना श्रमिकों के लिए है सिर्फ, और प्रसूति सहायता प्रसूति योजना उसके संदर्भ में बात हो रही है, तो यहाँ पर 20,000 रुपए लड़कों के जन्म पर दिए जाएंगे। फिर है लड़कियों के जन्म पर 21,000 रुपए, ये दोनों बातें तो ठीक है। इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता 5 किस्तों में, ये 5 नहीं है 3 ही है भैया, पहले 5,000, फिर आपका 5,000 और फिर आपके 10,000, अगर लड़का है तो, और लड़की है तो 11,000। ये दिए जाएंगे आपके जो प्रसूति या डिलीवरी पर। ये आपको दिए जाएंगे जब बालक 1 वर्ष का हो जाए और टीकाकरण पूरा हो जाए, और ये आपने दिए जाएंगे जब 5 वर्ष के हो जाए और उसका स्कूल में क्या हो जाए, नामांकन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सत्य कथन पूछा है तो केवल 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए मिलते हैं? सीधा सीधा 50,000 रुपए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, अंत्येष्टि अनुदान, अच्छा पहले तो ये ध्यान रखना पूछा क्या है, असत्य कथन, ओके। अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए चिन्हित गैर सरकारी जो संगठन है एनजीओ, उनको कितने रुपए? 5,000, ठीक है। गड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत गड़िया लोहारों को स्वावलंबी बनाने हेतु उनके व्यवसाय के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कच्चा माल खरीदने के लिए जीवन में एक ही बार अनुदान के रूप में 10,000 रुपए दिए जाते हैं, बात सही है। सुखद दाम्पत्य योजना के अंतर्गत विशेष योगजन को विवाह पश्चात सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत करने हेतु 50,000 रुपए जो विशेष योगजन जो दंपति होता है, कपल होता है, युगल होता है, उसको पैसे दिए जाते हैं, ये बात भी सही है। विशेष योगजन कार्मिकों को सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट तथा अंकों में 4%, ये बात सही है 4% वाली, लेकिन ये 3 वर्ष नहीं है, जो ईयर है उम्र में जो छूट है वो 5 वर्ष और एक्स्ट्रा आयु सीमा में छूट दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 पूछा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, डिजिटल कृषि मिशन के तहत राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो सिस्टम है उस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई, बात ठीक है। नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पीएम जो मत्स्य संपदा योजना उसी का भाग है, तो ये तो दोनों घटक बातें सही है। तो सत्य कथन कौन से हो गए? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 81, इंडिया स्टोन मार्ट, अच्छा ये सवाल जो है करंट के, तो इसी पे कंटिन्यू बात कर लेते हैं। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन जयपुर में 5 से 8 फरवरी तक होगा, ये बात सही है। इसका आयोजन रिको, सिडोस और लघु उद्योग भारती, ठीक है, तो ये तीनों इसको मिलकर करेंगे। ये रिको तो हम जानते हैं, सिडोस क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, एक इंस्टीट्यूट है जो स्टोन इंडस्ट्री के लिए कार्य करता है, और एक है लघु उद्योग भारती जो उद्योग क्षेत्र के लिए है, पत्थर उद्योग के क्षेत्र से जुड़े, ठीक बात है। ऐसे जुड़े सभी हितधारकों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाने के लिए 2000 से शुरू हुआ था वर्ष 2000 में, और अब तक इसके 13 सम्मेलन हो गए, बीच में कोविड की वजह से ये रुक गया था। उपयुक्त में से सत्य कथन, ये तो तीनों बातें ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा।
ए, बी और सी। 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 में निकाली गई राजस्थान की झांकी ने पॉपुलर चॉइस श्रेणी में कौन सा स्थान हासिल किया? आपको पता है कि अपने इस बार बीकानेर की जो उस्ता कला थी उसको लेकर अपने झांकी निकाली थी और अपने जो पॉपुलर चॉइस जो है इसमें अपना 3rd रैंक था। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 83, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाओं में से एक है। असत्य कथन पूछा है, ध्यान रखना। इस योजना के तहत राजस्थान के कुल 639 विद्यालय, ये बात ठीक है, पहले चरण में 402 थे और दूसरे चरण में 237, तो हो गए ये आपके 639। ओके। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रथम बार इन विद्यालयों की 18 मानकों के आधार पर रैंकिंग आई है। अभी कुछ दिन पहले रैंकिंग जारी हुई थी और इस रैंकिंग में पीएम श्री स्कूल जो धावा वाली है जोधपुर जिले में वो फर्स्ट आई है। पीएम श्री सावर अजमेर, पीएम श्री मानपुरा माचेड़ी जयपुर, पीएम श्री जोधकिया हनुमानगढ़ और पीएम श्री रिंगस सीकर, तीनों बातें सही है। तो इनमें से क्या पूछा है? असत्य असत्य, तो एक भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है हाल ही में मरु महोत्सव का आयोजन कब और कहाँ? ये अपने को सबको पता है कि भाई कहाँ होता है, जैसलमेर में, तो ऑप्शन 2 ही बच रहे हैं, ये 2 तो कैंसिल हो गए। इन 2 में से भी इसकी तारीख थी 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में समाचार में रहे RHB 273 किससे संबंधित है? सीधी सीधी बाजरा, पर्ल मिलेट की एक नई किस्म। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में जोहानपोरा बारामूला में एक बौद्ध स्थल की खुदाई हुई थी और इसके संबंध में जो कथन क्या है? यह कश्मीर का अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात बौद्ध स्थल है। बिल्कुल ये बात ठीक है, जितने भी अब तक जो अन्वेषण हुए उन कार्यों में सबसे ये बड़ा बौद्ध स्थल के रूप में उभरा है। इसमें कुषाण काल के संबंधित बौद्ध बस्ती का हिस्सा इसे माना जा रहा है कि भाई ये कुषाण जो थे उनके समय की ये बस्ती हो सकती है। पूछा क्या है? सही, दोनों बातें सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? काम्या कार्तिकेयन। और ध्यान रखना ये रहने वाली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। इसकी समझते हो? तो इसकी जो है वो काम्या कार्तिकेयन इसे दुनिया की तो ये सबसे कम उम्र में 2nd नंबर पर है और भारत की पहली जो है। चलो क्वेश्चन नंबर 88, वैज्ञानिकों ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस नदी को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित नदी माना है? सबसे पुरानी और अभी भी है, यह है फिंके नदी जो बहती है आपके ऑस्ट्रेलिया में, चर्चा में थी अभी। क्वेश्चन नंबर 89, बुल्गारिया यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा अपनाकर यूरोजोन का 21वां मेंबर बन गया है। ये स्टेटमेंट ठीक है, बुल्गारिया यूरोजोन का मेंबर बन गया है। यूरोजोन यूरोपीय संघ के उन देशों का मौद्रिक संघ है जो यूरो का मुद्रा का यूज करते हैं। भाई यूरोजोन क्या होता है? ऐसे करेंसी जिन्होंने अपनी जो करेंसी उसको छोड़ दी और यूरो को ऐसे संयुक्त रूप से यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात भी सही है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो ए और बी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय सेना के 78वें सेना दिवस पर आयोजित सेना दिवस परेड के संबंध में, ये आपको पता है कि अभी सेना परेड दिवस जो जयपुर में हुई थी और काफ़ी चर्चा में भी थी, आपने उसके फोटोज वीडियोस देखे होंगे। पहली बार किसी असैन्य क्षेत्र में सेना दिवस परेड का जो वो आयोजन किया गया था, ये बात जगजाहिर है। इसका आयोजन 15 जनवरी को हुआ था और जयपुर के जगतपुरा स्थित महल रोड पर किया गया है। दोनों बातें ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए अब शुरू करते हैं मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस का डिस्कशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो सीरीज का क्वेश्चन हमें दिया गया है और हमें ये पूछा गया है कि इसमें गलत पद जो है वो कौन सा है, ये हमें बताना है। तो जब हम सीरीज को देखें ध्यान से तो देखिए जो नंबर्स है वो किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ 10 से 26, 26 से 74, 74 से 218, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो नंबर है वो लगभग कितने गुना दिख रहे हैं? हमें 3 गुना दिखाई दे रहा है। नंबर कितने गुना दिखाई दे रहा है? 3 गुना। अब 3 गुना है लेकिन एग्जैक्ट 3 गुना नहीं है, इसका मतलब 3 गुना से कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि नंबर है हमारे पास 10, 26, 74, 218, 654, 1946, 1946 और 5834। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि नंबर कितने गुना है? लगभग 3 गुना है। तो देखते हैं 3 गुना। अगर हम इसको 3 गुना करें तो 10 का 3 गुना 30 और 30 में से अगर मैं 4 माइनस करूं तो 26 आ जाएगा। अब है कि 26 का वापस कितने गुना करें? हम 3 गुना करते हैं। तो 26 का अगर हम 3 गुना करते हैं कितना होगा? 78, 78, 78 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 74। 74 का वापस कितने गुना करते हैं? 3 गुना करते हैं। 74 का 3 गुना करेंगे तो 210 और 12 222 बनेगा। तो 222 और माइनस क्या करेंगे? 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 218।
फिर इसका हम क्या करते हैं, 3 गुना करते हैं। तो 218 का 3 गुना करें, 200 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 600, 18 3 54, 654 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट 3 गुना लिख दिया, 654 होना क्या चाहिए, 654 3 गुना है, -4 करेंगे तो 650 आना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है यहाँ पर ये क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। इसकी जगह क्या होना चाहिए, 650 होना चाहिए अगर हम माइनस करते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर 654 जो है वो क्या होगा, रॉन्ग नंबर होगा, तो जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हमें अल्फ़ाबेट की सीरीज दी गई है और एक जो पेयर है वो मिसिंग है, ये पेयर हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर सीरीज, तो J2Z, सेकंड है K4X, ये है I7V, ये हमें पेयर बताना है, एक मिसिंग है। आगे लिखा गया है H16R और लास्ट में लिखा गया है M22P। एक तरीका तो है कि हम सबसे पहले क्या करें कि जो अल्फ़ाबेट है उनकी पोजीशन लिख लें। तो J कितने पर आता है, 10 पर, ये कितने पर है, 11, ये कितना है, 9, यहाँ हमें नहीं पता, ये है 8 और ये कितना हो जाएगा, 13। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, Z कितने पर आ रहा है, 26 पर आ रहा है, X कितने पर आएगा, 24 पर, V कितने पर, 22 पर आता है, R 18 पे आता है और P कितने पे आ रहा है, 16 पे आ रहा है। तो अगर हम सीरीज़ को आगे बढ़ाएं तो हम सभी की सीरीज़ अलग अलग लेकर चलेंगे, नंबर की सीरीज़ अलग लेके चलेंगे, फर्स्ट अल्फ़ाबेट की अलग सीरीज़ और सेकंड अल्फ़ाबेट की सीरीज़ अलग। तो अगर नंबर्स के हिसाब से देखिए तो नंबर देखिए क्या कैसे बढ़ रहे हैं, 2 से कितना हुआ, 4 हुआ, +2, 4 से कितना हो रहा है, 7, +3। तो आगे जो अगर हम बढ़ें तो यहाँ से यहाँ एक नंबर आएगा, फिर वापस नंबर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो +2 +3 यहाँ +4 हो सकता है। अगर मैं यहाँ +4 करूँ तो 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 11, और 11 प्लस अगर हम 5 करें तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है और आगे क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए, 16 + 6 22 हो जाएगा। इसका मतलब जो नंबर आएगा वो तो क्या आएगा, 11 आएगा। नंबर तो 11 आ गया। अल्फ़ाबेट में ये वाले जो अल्फ़ाबेट है लास्ट वाले, उनको ध्यान से देखिए आप, यहाँ कितना लिखा है, 26, यहाँ कितना है, 24, यहाँ कितना है, 22। तो -2 चल रहा है, फिर -2 किया, यहाँ अगर -2 करें तो यहाँ क्या बनना चाहिए, 20, 20 बनना चाहिए, और 20 का मतलब क्या होता है, T, यहाँ आना चाहिए T, फिर वापस -2 करेंगे 18, -2 करेंगे 16, ये सीक्वेंस भी बन जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ जो पेयर है उसमें नंबर तो 11 होगा और लास्ट अल्फ़ाबेट क्या होगा, T होगा। अगर हम आप देखें तो 11 और T दिखना चाहिए, 11T 2 ऑप्शन में। इसका अब हमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखना है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट में अगर मैं ये सीक्वेंस देखूँ, 10 से कितना हुआ, +1, ये -2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हुआ +1, फिर क्या हुआ, -2, अब हो सकता है +3 -4। अगर मैं +3 करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पर 12, -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर क्या बनेगा +5। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो कैसा चल रहा है यहाँ पर, +1, फिर ये हुआ -2। आगे हम क्या करें यहाँ पर, +3 करें, +3 करने पर ये क्या बनेगा, 12 बनेगा, 12, और 12 की जगह हमें अल्फ़ाबेट लिखना है। तो 12 का मतलब जो अल्फ़ाबेट होता है वो कितना होता है, L, और फिर यहाँ से वापस क्या बनेगा, -4, 12 -4 कितना हो जाएगा, 8, ये बन जाएगा, और यहाँ से वापस क्या हो जाएगा, +5, 8 + 5 कितना हो गया, 13। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है उसमें ये जो मिसिंग पेयर था तो क्या होना चाहिए, L11T होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा, जो कि हम देख पा रहे हैं फोर्थ ऑप्शन है, L11T सही आंसर बनेगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया कि कूट भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि सभी स्वरों को अंत में रखा गया है और शेष वर्णों को प्रारंभ में क्रम से रखा गया है। इस प्रकार बनाई गई वर्णमाला का वर्ण मूल वर्णमाला से संबंधित वर्ण को निर्दिष्ट करता है। तब मेटा शब्द का जो कोड है वो क्या होगा। तो देखिए हमने पहले जो अल्फ़ाबेट है उनको किस हिसाब से अरेंज किया ये बताया गया। तो इस हिसाब से अरेंज किया गया कि पहले जो अल्फ़ाबेट थे नॉर्मल सीक्वेंस में ऐसे चलते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ये तो है नॉर्मल अल्फ़ाबेट। अब इसमें क्या किया गया कि जो नया सीक्वेंस बना है उसमें स्वर जो है, वोवल्स जो है, उनको सबसे लास्ट में रख दिया। वोवल्स को सबसे लास्ट में लिखने का मतलब है AEIOU को लास्ट में रखा है। तो यहाँ तो ये लिख दिया AEIOU,
ये तो लास्ट में आ गए, और जो आपके व्यंजन बच गए कॉन्सोनेंट, उनको उसी ऑर्डर में यहाँ से वापस लिखा गया और एक नया सीक्वेंस जो है अल्फाबेट्स का बनाया गया है। तो कैसे, तो क्या क्या बच गए देखिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी, ये तो उधर चला गया तो बी, फिर यहाँ सी, टी, ई वहाँ चला गया तो यहाँ क्या आएगा एफ, जी, एच, आई उधर चला गया तो यहाँ जे, के, एल, एम, एन, ओ उधर चला गया तो पी, क्यू, आर, एस, टी, यू उधर चला गया, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो ये नया सीक्वेंस है अल्फ़ाबेट्स का। और अब इसका मतलब है कि जो कोड है वो ऐसे हैं कि ए बी को बता रहा है, बी किसको बता रहा है, सी को, सी का मतलब डी है, डी का मतलब क्या है, एफ है, इस तरह से। तो हमें पूछा गया कि अगर हम इसको इस तरह से व्यवस्थित कर दें तो ये जो मेटा शब्द है उसका जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा। तो मेटा शब्द के लिए कोड देखते हैं, तो एम का कोड देखिए क्या बना, तो एम का कोड हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, ये देखिए क्यू बन रहा है, एम तो किस में कन्वर्ट हो गया, क्यू में। ई जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ई देखिए किस में कन्वर्ट हो गया है, जी में। ई का क्या बन गया कोड, जी, ई का मतलब हो गया जी। टी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, तो टी आप देखिए किस में कन्वर्ट हो गया, वाई में, तो टी का कोड क्या हो जाएगा, वाई। और ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, तो ए किस में कन्वर्ट हो गया, बी में, तो इसका कोड क्या हो गया, बी। तो हम कहेंगे यहाँ से मेटा जो है उसका नया कोड जो बनेगा नई वर्णमाला के अनुसार वो क्या बनेगा, क्यू, जी, वाई, बी, जो हम देख पा रहे हैं फोर्थ ऑप्शन है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमें दिया गया है और हमें कोड फॉर्म में जो है रिलेशन दिए गए। हमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति दिखाती है कि आर एच की बहन है, और हमें 4 ऑप्शन में से बताना है कि ऐसा रिलेशन कौन से ऑप्शन में बन रहा है। जब ऑप्शन इस तरह से हो तो पहले हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने का जो तरीका है वो क्या है वो समझते हैं। देखिए हमें ये कहा गया है कि आर एच की बहन है, ये बताते हुए होना चाहिए। तो आर एच की क्या होनी चाहिए, बहन, इसका मतलब आर महिला होनी चाहिए। हम पहले चेक करेंगे कि आर कौन कौन से ऑप्शन में महिला है। अगर किसी ऑप्शन में आर महिला नहीं है इसका मतलब वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं तो ये लिखा हुआ आर यहाँ लिखा है, एफ के साथ रिलेशन है, तो ये देखिए एफ हश का मतलब क्या है, हश का मतलब है ए बी का पिता है, इसका मतलब एफ आर का पिता है। एफ पिता है लेकिन आर लड़का है या लड़की ये हम नहीं कह सकते। जब तक ये कंफर्म नहीं होगा कि ये लड़का है या लड़की हम नहीं बता सकते कि आर जो है वो बहन है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। अगर सेकंड ऑप्शन में देखें तो एफ डॉलर एच लिखा है, डॉलर का मतलब है ए बी की माँ है, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी यहाँ आर लिखा है, हमें आर को देखना है, आर परसेंट डी लिखा है, परसेंट का मतलब क्या है ए बी की बेटी, इसका मतलब आर डी की बेटी है, आर बेटी है इसका मतलब आर महिला है, ये बहन हो सकती है, ये आंसर हो सकता है। इसमें देखिए आर डॉलर डी लिखा है, डॉलर का मतलब देखिए क्या है माता, आर डी की माता, इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है महिला है। इसमें देखें एफ डॉलर आर, डॉलर का मतलब क्या है ए बी की माता है, मतलब एफ आर की माता है, एफ माता है लेकिन आर जो है वो पुत्री है या पुत्र ये कंफर्म नहीं है, इसका मतलब आर का जेंडर इसमें भी कंफर्म नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा, तो दोनों में से किसी एक ऑप्शन को हम ट्राई कर लेंगे। हम सेकंड को ट्राई करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है आर परसेंट डी, परसेंट का मतलब है ए बी की बेटी है, आर डी की बेटी है, आर बेटी है किसकी, डी की, डी एट द रेट एफ, एट द रेट का मतलब है पति, इसका मतलब डी पति है किसका, एफ का, तो डी पति हो गया एफ का, तो एफ उसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, एफ पत्नी हो गई डी की। और एफ डॉलर एच लिखा है, डॉलर का मतलब है माता, एफ जो है वो किसकी माता है, एच की माता है। तो अगर एफ एच की माता है तो एच उसकी संतान है, संतान है इसका मतलब आर जो है उसका या तो भाई होगा या बहन होगी, इस तरह से बनेगी। तो एफ जो है एच की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। हमसे पूछा गया कि आर एच की बहन है, ऐसा बन रहा है। तो देखिए हम देख पा रहे हैं आर जो है वो एच की क्या है यहाँ पर बहन, आर महिला है, इसका मतलब ये एच की क्या हुई, बहन हुई। तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन में ऐसा बन पा रहा है आर एच की बहन है, तो ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अगर इसमें ये आंसर सही नहीं होता तो हमारा आंसर फिर क्या होता, थर्ड ऑप्शन सही आंसर होता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो किस पर है, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट के ऊपर है। देखिए स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दिया गया है, हमें कहा गया कि क्या भारत के सभी कॉलेजों को स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अपने पाठ्यक्रम और अध्ययन सूची तैयार करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। कि कॉलेज को क्या करना चाहिए कि जो वोकेशनल कोर्सेज है उनको स्टार्ट करने की जो है परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो देखिए तर्क क्या दिया गया, तो कहा गया हाँ रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, तो बिल्कुल सही तर्क है।
देखिए, अगर हम वोकेशनल कोर्स जो है वो कॉलेजेस में स्टार्ट कर देंगे, उनको अलाउ करने के लिए पाठ्यक्रम में जो है उसको शामिल करेंगे, तो अगर कोई वोकेशनल कोर्स करता है तो उससे उसकी जो स्वरोजगार की जो क्षमताएं हैं वो क्या है, बढ़ जाएगी। ऐसे कोर्स करने के बाद जो है वो खुद का रोजगार आसानी से सेल्फ जो है एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट कर सकता है। इसका मतलब है कि पहले तर्क इस ये जो है आपके क्या करेगा, एक महत्वपूर्ण कदम कदम होगा किसके लिए, रोजगार को और अवसर देने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। तो फर्स्ट जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है वो बिल्कुल क्या है, स्ट्रांग है। सेकंड क्या है, नहीं पाठ्यक्रम में असमानता के कारण यह शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा, नहीं, गलत है। सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पर क्या है, गलत है कि वोकेशनल कोर्सेज की वजह से अगर हम ये स्टार्ट करते हैं तो इससे जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलग अलग वैरायटी के अगर कोर्सेज होंगे, ओवरऑल अगर हम बात करें तो किसी ना किसी तरीके से जो गुणवत्ता है वो एक तरह से बढ़ेगी। स्वरोजगार की जो समस्या है एक तरह से वो दूर होगी। तो स्वरोजगार जो है वो लोग आसानी से स्टार्ट कर पाएंगे अगर वो वोकेशनल कोर्स करते हैं। इसका मतलब कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पर स्ट्रांग होगा, सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगा, वीक होगा। इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यदि केवल तर्क एक जो है वो क्या है, प्रबल है, ओनली फर्स्ट वाला जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। सेकंड में हमें क्या दी गई है, स्टेटमेंट और यहाँ पर एजम्पशन, पूर्व धारणा दी गई है। पूर्व धारणा का मतलब हमने समझा है, पूर्व धारणा का मतलब क्या है कि भाई कोई भी कथन कहने से पहले, कोई कार्रवाई करने से पहले अपने मन में या किसी के मन में क्या धारणाएं थी, क्या सोच के उस काम को किया जा रहा है, वही हमारी क्या होती है, पूर्व धारणा होती है, एजम्पशन होता है। कथन क्या है, सरकार ने विकासात्मक गतिविधियों के संचालन में सरकार की मदद करने के लिए सभी नागरिकों से ईमानदारी से आयकर का भुगतान करने और अपने वास्तविक आय स्तर को दर्शाते हुए रिटर्न दाखिल करने की अपील की है। तो सरकार ने क्या है, डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट जो है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या कहा है कि लोगों से अपील की है कि लोग अपनी जो इनकम है उसको सही तरीके से दर्शाएं, जितनी इनकम है उतनी दर्शाएं, और जो है अधिक से अधिक जो है आयकर जो है वो क्या करे, पे करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकम टैक्स पे करने के लिए अपील की है। तो सरकार ने क्या सोच के ऐसी अपील की है, तो सरकार ने यही सोच के अपील की होगी कि अगर ऐसी अपील की जाए तो लोग जो है अपनी सही इनकम बताएंगे और सरकार का जो आयकर कलेक्शन है, इनकम टैक्स का जो कलेक्शन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। यही सोच कर सरकार ने ऐसी अपील की होगी। तो धारणा है क्या, देखिए, लोग अब अपील के जवाब में अधिक कर देना शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। यही सोचकर अपील की गई है, सरकार ने यही सोचकर अपील की है कि ऐसी अपील करने से लोग जो है सही इनकम बताएंगे, सही इनकम बताएंगे तो टैक्स भी क्या बनेगा, ज़्यादा, और ज़्यादा बनेगा इसका मतलब है कि लोग ज़्यादा टैक्स क्या करने लग जाएंगे, पे करने लग जाएंगे। इसका मतलब फर्स्ट जो एजम्पशन है वो बिल्कुल सही है, सरकार ने ऐसा सोच के ही ऐसी अपील की है। दूसरा, निकट भविष्य में कुल आयकर संग्रह में काफ़ी वृद्धि हो सकती है, बिल्कुल सही है भाई। अगर सरकार ने कहा है कि अपनी सही इनकम बताकर आयकर जो है वो समय पर और जो है जितना बनता है उतना भरें, इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में जो इनकम टैक्स कलेक्शन है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। लोग सभी जो है अपनी आय बताकर अगर इनकम टैक्स भरेंगे तो जो कलेक्शन है वो भी हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये यहाँ दोनों के दोनों एजम्पशन क्या है, सही होंगे। ये सोचकर जो है सरकार इस तरह से कथन कह सकती है या ऐसे अपील कर सकती है। तो यहाँ दोनों सही है, तो इसका सही आंसर होगा यदि केवल एक और दो दोनों निहित है, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमें क्या कहा गया है, स्टेटमेंट, अदालतें विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को तय करने में बहुत लंबा समय लेती है। तो अब देखिए यहाँ पर कार्रवाई का क्वेश्चन है। कार्रवाई का मतलब है कि आपके सामने एक समस्या है और आपको इस प्रकार से कार्रवाई करनी है कि उस समस्या का निवारण हो सके शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के अंदर। तो अगर हमें कहा गया कि अदालतें विभिन्न अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो इंपॉर्टेंट जो क्या है इश्यूज़ है उनको तय करने में बहुत लंबा समय ले लेती है, तो यहाँ बहुत समय के बाद जो है उन पर क्या है, सुनवाई होती है या फिर निष्कर्ष निकल पाता है। तो ये जो समस्या है इसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, तो मामलों को गति देने के लिए न्यायालयों को आदेश दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये न्यायालयों को जो है ऊपर से आदेश मिलना चाहिए कि इन मुद्दों को, ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर क्या है, जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए ऊपर से आदेश आने चाहिए, न्यायालयों को ऐसा कहा जाना चाहिए, ये कार्रवाई बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अधिकारियों को अपने विभागों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए कई मामलों में ऐसा होता है कि जो कोर्ट है वो सारे मामले नहीं सुन सकती, तो अलग अलग जो विभाग है उनमें अधिकारी जो है उनको ऐसी पावर दी जाती है, ऐसे अधिकार दिए जाते हैं जिनसे कुछ मामलों की सुनवाई वो खुद अपने लेवल पर कर सकते हैं। इसलिए किया जाता है ताकि हर काम जो है या हर सुनवाई जो है अदालत नहीं कर पाती, इसलिए काम को जो है समय पर या सुनवाई जो है समय पर हो पाए, इसीलिए अधिकारियों को ऐसे अधिकार दिए जा सकते हैं। ये कार्रवाई भी क्या है, बिल्कुल सही है, ताकि जो सुनवाई है वो समय पर हो सके, खासकर जो इम्पोर्टेंट जो इश्यूज है उनको लेकर। तो दोनों की दोनों यहाँ कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि यदि एक और दो दोनों कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए, थर्ड ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, स्टेटमेंट और आपके कंक्लूजन के ऊपर पूछा गया।
तो हमें कहा गया कथन में उस दुकान में बेची जाने वाली सभी घड़ियां उच्च स्तर की है, HMT की कुछ घड़ियां उस दुकान में बेची जाती है। तो क्या कहा गया कि उस दुकान में, कोई दुकान है उसमें बेची जाने वाली सभी घड़ियां, जो भी घड़ी बेची जा रही है वो क्या है, उच्च स्तर की है, हाई क्वालिटी की है। और HMT की कुछ घड़ियां उस दुकान में बेची जा रही है, और HMT जो कंपनी है उसकी कुछ घड़ियां किस में बेची जा रही है, उस दुकान में बेची जा रही है। तो HMT की कुछ घड़ियां उस दुकान में बिक रही है, इसका क्योंकि उस दुकान में हाई क्वालिटी की या उच्च स्तर की घड़ियां बेची जा रही है, इसका मतलब HMT की कुछ घड़ियां कैसी है, हाई क्वालिटी की या उच्च स्तर की है, इस वजह से ही उस दुकान में बेची जा रही है। तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उच्च मानक की सभी घड़ियों का निर्माण HMT द्वारा किया गया है, नहीं, गलत है। यहाँ इस कथन में कहीं नहीं लिखा कि HMT जो है या सभी जो घड़ियां हैं उच्च स्तर की या उच्च मानक वाली है वो किसकी है, HMT की है। हाँ, ये कहा गया कि HMT की कुछ घड़ियां उस दुकान में बेची जाती है, तो फर्स्ट कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते। दूसरा है HMT की कुछ घड़ियां उच्च स्तर की है, बिल्कुल सही है। देखिए HMT की कुछ घड़ियां उच्च स्तर की है इसीलिए उस दुकान में बेची जा रही है, क्योंकि उस दुकान के अंदर केवल उच्च स्तर की घड़ियां ही बेची जाती है। थर्ड क्या है, HMT घड़ियों में से कोई भी उच्च स्तर की नहीं है, गलत है। ये भी क्या है, गलत। क्यों, HMT की कुछ घड़ियां उच्च स्तर की है इसीलिए उस दुकान में बेची जा रही है। इसका मतलब ये कहे कि कोई भी घड़ी उच्च स्तर की नहीं है, गलत है। उस दुकान में बेची जा रही है, इसका मतलब कुछ घड़ियां तो उच्च स्तर की है, ये कंफर्म है। तो हम कहेंगे थर्ड, ये भी यहाँ क्या हो जाएगा, कंक्लूजन रॉन्ग होगा। फोर्थ है उच्च स्तरीय HMT घड़ियों में से कुछ उस दुकान में बेची जाती है, बिल्कुल सही है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही, क्योंकि HMT की कुछ उच्च स्तर की घड़ियां, उसमें से कुछ उच्च स्तर की घड़ियां जो किस में बेची जा रही है, उस दुकान में बेची जा रही है। ये निष्कर्ष हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ ओनली सेकंड और फोर्थ जो कंक्लूजन है वो निकाला जा सकता है। जिसका जो सही आंसर है वो क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन, सेकंड एंड फोर्थ वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए एक नंबर मिसिंग है, हमें ये नंबर फाइंड करना है कि यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या होगा। ये नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए इसको ध्यान से, यहाँ ये लिखा गया है, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 64, यहाँ क्या लिखा हुआ है 27। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, ये है 4 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब। अब हमें देखना है कि 1, 4 और 3 का क्यूब कैसे बन रहा है। तो ये इस तरह से बनाया जा रहा है कि यहाँ 7 और 3 जो है उसका डिफरेंस कितना होता है 4, और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। 5 और 1 का जो डिफरेंस है वो क्या है 1, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 1 का क्यूब हो जाएगा 1। 2 और 8 का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 6, तो यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या आ जाएगा 216। और यहाँ 11 और 8 का डिफरेंस कितना है 3, 3 का क्यूब कितना है 27। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर के डिफरेंस का क्यूब लिखा जा रहा है। तो यहाँ 8 और 6 का डिफरेंस 6, 6 का क्यूब होगा 216, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा 216 बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए हमसे पूछा गया कि आकृति में ट्राइंगल और स्क्वायर कितने हैं, हमें ट्राइंगल और स्क्वायर यहाँ पर काउंट करना है। तो देखिए ट्राइंगल स्क्वायर काउंट करते हैं हम, कितने कितने बन सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर काउंट करने की। देखिए स्क्वायर कितने बनेंगे, तो अगर ये फिगर हम देख पा रहे हैं, इस फिगर के अंदर कितने स्क्वायर बनेंगे 5 बनेंगे। देखिए कौन से, 1, 2, 3, 4 और एक ये बड़ा, 5 तो इसमें बनेंगे, तो 5 स्क्वायर ये हो गए, और एक स्क्वायर ये बनेगा ये वाला, 5 और 1 कितने हुए 6। तो यहाँ पर इस फिगर में 6 तो क्या बनेंगे स्क्वायर बनेंगे, 6 स्क्वायर बनेंगे। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो कट हो गए, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हमें क्या काउंट करना है, ट्राइंगल काउंट करना है। ट्राइंगल कैसे काउंट करेंगे वो समझिए जरा। तो ट्राइंगल काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये फिगर लेंगे, हम ये देखेंगे कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना है कि इस फिगर के अंदर इस तरह का जो भी फिगर हो, 2 डायगोनल और 2 लाइन इस तरह से हो, इसमें 16 ट्राइंगल बनते हैं। कितने ट्राइंगल बनते हैं हमेशा 16। तो इस फिगर में कितने बनेंगे 16 ट्राइंगल बनेंगे। 16 ट्राइंगल तो ये हो जाएंगे, इसके अलावा जो ट्राइंगल बनेंगे वो कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर एक तो ये बनेगा, 1, 2, 3, 4, 4 तो ये बनेंगे। इसके बाद यहाँ ये देखिए 5, 6, 7, 8 और ये 9, कितने बने 9 ट्राइंगल। तो पहले हमने गिने थे 16 और ये कितने हो गए 9। इसके अलावा और कौन कौन से बनेंगे वो आप देखिए ध्यान से कि इसके अलावा और कौन कौन से बन सकते हैं। 9 बने, ये एक बड़ा बनेगा 10, फिर ये वाला 11 और एक इन दोनों को मिलाकर बड़ा 12। 16 और 12 और बने, तो 16 और 12 टोटल कितने हो गए 28।
हम कहेंगे यहाँ पर टोटल 28 ट्राइंगल बनेंगे और 6 क्या बनेंगे, स्क्वायर बनेंगे। तो 28 त्रिभुज और 6 वर्ग, 28 ट्राइंगल बनेंगे और 6 जो स्क्वायर बनेंगे। इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, सही आंसर होगा। ये तो है हमारे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस।